प्यारे बच्चों, जय हिंद। जैसा कि आपके रसायन विज्ञान की कक्षाएं चल रही थी, जिनमें रासायनिक अभिक्रिया के बारे में हमको पढ़ना था। एक अभिक्रिया हम पढ़ चुके हैं जिसका नाम संयोजन अभिक्रिया था। अब दूसरा हमारा वियोजन अभिक्रिया आज चालू हो रहा है। वियोजन अभिक्रिया, जैसा कि आज हमें वियोजन अभिक्रिया पढ़ना है। संयोजन अभिक्रिया में हमने जाना था कि जब हम दो अलग अलग मॉलिक्यूल को लेते हैं, दोनों मिल करके एक सिंगल मॉलिक्यूल बनता है, तो उसे हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। अब ये हमारा वियोजन है, यानी डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। थोड़ा इंट्रोडक्शन इसके बारे में दिया गया होगा आपको कि यहाँ पर कोई एक मॉलिक्यूल है, ठीक है, कोई एक सब्सटेंस है या एक रिएक्टेंट है, और वह रिएक्शन होने के बाद में दो या दो से अधिक प्रकार के पदार्थों में हमें उत्पाद मिलता है, तो इसे हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन या वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल हमने दिया था कि मान लिया जाए यहाँ कोई मॉलिक्यूल एक्स है, रिएक्शन होने के बाद यहाँ पर हाफ एक्स प्लस हाफ एक्स एंड सो ऑन etc मिल जाएंगे, ठीक है। वियोजन अभिक्रियाएं मुख्यतः तीन प्रकार की हैं तो कई सारे प्रकार की, लेकिन अभी आपको आपके सिलेबस में तीन ही पढ़ने हैं। पहला है थर्मल डिकम्पोजिशन, माने इसे कहते हैं उष्मीय वियोजन अभिक्रिया। आप सब पहले से जानते होंगे कि कोई भी अभिक्रिया होती है तो उसमें हम किसी न किसी प्रकार की एनर्जी को देते हैं। जैसे मान लिया जाए कि आपके पास पानी है, ठीक है, तो पानी भी क्या है, हमारा एक केमिकल है। चीनी है, चीनी भी, या नमक है, नमक भी हमारा क्या है, एक केमिकल है, ठीक है। तो अगर हम चीनी या नमक को पानी में डालेंगे तब भी हमें कोई ना कोई ऊर्जा देनी पड़ेगी उसे गलाने के लिए। जैसे क्या करते हैं, एक चमचा लेते हैं और पानी को हिलाते हैं तो ऊर्जा देते हैं, गतिज ऊर्जा देते हैं, ठीक है। तो इस ऊर्जा के बाद क्या होता है कि एक तीसरा प्रोडक्ट तैयार होता है जिसे हम शरबत कहते हैं, ठीक है। तो कोई भी रिएक्शन अगर होता है तो हम इसमें हम ऊर्जा देते हैं, ठीक। या कुछ रिएक्शन ऐसे भी होते हैं जो हमें ऊर्जा देते हैं, जो अभी आपको आगे बताया जाएगा। उष्मीय वियोजन अभिक्रिया में क्या होगा कि ऐसा वियोजन जिसमें हम उष्मा के द्वारा रिएक्शन कराएं, उसमें माने हीट के द्वारा रिएक्शन कराते हैं। तो आइए इसकी एग्जाम्पल हम देखते हैं। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट है, हमने जाना है रिएक्टेंट कितना होगा, एक ही होगा, ठीक है। रिएक्टेंट एक होगा, प्रोडक्ट हमारे कितने होंगे, बहुत सारे होंगे, या दो या दो से अधिक हो सकते हैं। CaO और CO2। कैल्शियम कार्बोनेट से हमारा CO और CO2 मिल जाता है, तो हमने क्या जाना, यहाँ पर रिएक्टेंट हमारा एक है और प्रोडक्ट हमको कितने मिल गए, दो मिल गए, या दो से ज़्यादा भी आपको मिल सकते हैं। इसे ही हम क्या कहते हैं, वियोजन अभिक्रिया। और वियोजन का कौन सा प्रकार है, उष्मीय है ना, उष्मा के द्वारा हो रहा है। तो हम यहाँ पर हीट का चिन्ह बना देंगे। ये जो है त्रिभुज जो दिखाई दे रहा है आपको, ट्रायंगल दिखाई दे रहा है, ये उष्मा का प्रतीक है, ठीक है। या हम यहाँ पर हीट लिख भी सकते हैं, ठीक है। हीट देने पर रिएक्शन हमारे हुए हैं। जैसे इसके दूसरे एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, फेरस सल्फेट को, FeSO4 को, अगर अब थर्मल डिकम्पोजिशन में पढ़ा है तो हीट ही करेंगे। अब हीट करने में हम हीट का सिंबल बना दे रहे हैं, ठीक है। रिएक्शन हमारा बैलेंस है, इसलिए हम दो मोल ले लेते हैं, दो मॉलिक्यूल ले लेते हैं FeSO4 की, यानी फेरस सल्फेट की। अब हमें मिलता क्या है, Fe2O3 SO2 और SO3। देखिए अपना बैलेंस कर लेते हैं।
सल्फर हमारे पास 2 है, 2 है यहाँ पर, 2 मिल गया हमें। ये थी हमारे पास 2 है, ये भी 2 हो गया। ऑक्सीजन कितने हैं, 4 दूनी 8 है, 8 है, 3 यहाँ 2 यहाँ, 3 2 5 3 8। रिएक्शन हमारे बराबर है, मतलब समीकरण हमारा बैलेंस है, क्योंकि आपने रासायनिक अपक्रियाओं समीकरण पढ़ना था ना। समीकरण भी यहाँ देखते चलिए, ठीक है। किसी भी समीकरण को हम ऐसे बैलेंस करते हैं। जैसे FeSO4 का हमें प्रोडक्ट इतना मिलेगा ना, तो प्रोडक्ट मिलेगा तो हम इसे बैलेंस नहीं करेंगे तब तक हम प्रोडक्ट यानी हम लिख नहीं सकते अपनी अपक्रिया को, जब तक हम बैलेंस नहीं करेंगे समीकरण को, ठीक है। तो हमें यहाँ पर 2 या 2 से अधिक प्रकार के प्रोडक्ट मिलेंगे। कितने, 3 प्रकार के प्रोडक्ट, आपको इससे ज़्यादा भी प्रकार के प्रोडक्ट मिल सकते हैं। दैट इज कॉल्ड थर्मल डिकम्पोजिशन, ठीक है, थर्मल डिकम्पोजिशन। अब थर्मल यहाँ इसलिए कहा गया क्योंकि ये जो रिएक्शन हो रहे हैं, ये दोनों एग्जाम्पल जो दिए गए हैं, दोनों रिएक्शन जो हो रहे हैं, इनमें हमें कौन सी ऊर्जा देनी पड़ेगी, हीट एनर्जी, हीट एनर्जी, हीट एनर्जी, यानी उसमें ऊर्जा देनी पड़ेगी। इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, थर्मल डिकम्पोजिशन। अब थर्मल के बाद जो दूसरा डिकम्पोजिशन हमारा है, दूसरा वियोजन क्रिया है, वो क्या है, दूसरा हमारा है फोटो डिकम्पोजिशन। फोटो माने प्रकाश, वो फोटो मोबाइल वाला नहीं। प्रकाश वियोजन क्रिया या विघटन कह देते हैं कई बार, प्रकाश विघटन माने जहाँ पर रिएक्टेंट कितना रहेगा, एक ही रहेगा, प्रोडक्ट कितने होंगे, 2 होंगे या 2 से अधिक होंगे, लेकिन यहाँ पर हीट द्वारा नहीं बल्कि प्रकाश की ऊर्जा, ठीक है, जिसे हम फोटान कहते हैं, फोटान कहते हैं, फोटान के नाम पर ही इसको फोटो डिकम्पोजिशन कहते हैं ना। तो फोटान का चिन्ह हमने क्या जाना है, Hµ बनाते हैं, Hµ, ठीक है, जहाँ H प्लांक कांस्टेंट और म्यू प्रकाश की आवृत्ति होती है, यानी फ्रिक्वेंसी होती है, जिसे आप कक्षा 12 में पढ़ेंगे, ठीक है। तो प्रकाश का सिंबल क्या है, Hµ हमारा है। तो चलिए हम फोटो डिकम्पोजिशन जानते हैं, प्रकाश से वियोजन। प्रकाश से वियोजन जैसे एक एग्जाम्पल दिया जाता है AgCl का। अब AgCl क्या है भैया, AgCl है आपका सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर क्लोराइड। सिल्वर क्लोराइड को अब यहाँ प्रकाश द्वारा ऊर्जा रिएक्शन होगा, तो हम क्या करेंगे, AgCl को प्रकाश की उपस्थिति में रख देंगे, प्रकाश की उपस्थिति में रख देंगे, या AgCl को रखेंगे, उस पर हम प्रकाश डालेंगे, ठीक है। या यूँ कह लीजिए कि प्रकाश में AgCl को रख देंगे, तो यहाँ पर Ag हमारा क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा, और Cl क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा, ठीक है। Cl क्या हो जाएगा, मतलब क्लोराइड हमारा अलग हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर देखने लायक बात ये है, बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज़ है। जैसे आपने कहा कि हमें AgCl निकालना था, तुमने यहाँ 2 क्यों लिखा। जैसे मान लिया जाए हमें Ag मिल सकता है और Cl मिल सकता है। AgCl यहाँ था सिल्वर क्लोराइड, Hµ यानी प्रकाश आया, Ag को अलग किया, Cl को अलग किया। लेकिन फर्स्ट डे जब क्लास चला था तब मैंने आपको बताया था कि कुछ गैसें, यानी लगभग सभी गैसें ऐसी होती हैं जो 2 परमाणु पाई जाती, अकेले नहीं पाई जाती, यानी कि Cl हमेशा कितने पाया जाएगा, 2 परमाणुओं के साथ। तो Cl को बैलेंस करने के लिए भैया हमने Ag को भी 2 परमाणु कर दिया, और जब इन दोनों को मिला करके 2 परमाणु हो गए तो हमने AgCl को भी 2 परमाणु कर दिया। बस इतनी सी बात है, ठीक है। AgCl को हमने कहाँ रखा, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, इसका सिंबल Hµ बना दिया हमने, और फिर Ag अलग हो गया और Cl यानी क्लोराइड अलग हो गया, और सिल्वर, ठीक है। Ag मतलब सिल्वर, यानी चांदी का सूत्र होता है Ag, चांदी का प्रतीक है Ag, ठीक है। प्रतीक तो इसका चांद है, लेकिन इसका फार्मूला जो दिया गया है Ag दिया गया है, कभी सिल्वर का ऐसा ही न लगा देना। तो इसका एक और एग्जाम्पल, चलिए छोड़िए, अब हम पढ़ते हैं विद्युत विघटन या इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन।
विद्युत विघटन। अब इसका मतलब ये नहीं कि किसी हम रिएक्टेंट पर बिजली गिराएंगे, ऐसा नहीं है, बल्कि रिएक्टेंट हमारा होगा। और चूँकि आपने जाने हैं कि हर प्रकार के जो मॉलिक्यूल होते हैं, चाहे जो मॉलिक्यूल हो, जो भी एटम है, उनमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। न्यूट्रॉन तो खैर अनाविशेष होता है, न्यूट्रल होता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के आधार पर इसे विद्युत कहा गया है या इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन कहा गया है। तो ये हम देखते हैं, जैसे पानी को हमने ले लिया H2O, ठीक है। अब इसमें हमने क्या किया कि लाइट को, करंट को प्रवाहित कराया मतलब इसमें हमने विभवांतर स्थापित कर दिया, मतलब एक पानी लिया हमने, पानी में करंट लगाया। अब करंट लगाने से क्या हुआ कि यहाँ पर आयनित हो गया, ठीक है। आयनित होने के बाद में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हमारा अलग अलग हो जाता है। पानी आयनित होने के बाद में, यानी चार्ज होने के बाद में, अब पानी भी चार्ज होता है, ठीक है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हमारा अलग अलग हो जाता है। जैसे हमने, पानी तो हमारा यही है, ठीक है, अब हाइड्रोजन हमारा अलग हो गया और ऑक्सीजन हमारा अलग हो गया। जैसे हमने जाना कि ऑक्सीजन कितने परमाणु पाया जाएगा, 2 परमाणु पाया जाएगा। ऑक्सीजन गैस है और गैस कभी सिंगल परमाणु में, सिंगल एटम में नहीं पाई जाती, गैस हमेशा डबल एटम में पाई जाती, ठीक है। और H2 तो यहाँ पर था ही, ठीक है। तो इसको बैलेंस करने के लिए हमने क्या ले लिया कि H के आगे भी 2 लगा दिया। हमारे H कितने हो गए, 4 हो गए, और ऑक्सीजन कितना हो गया, 2 हो गया, ठीक है। तो हमने यहाँ पर भी 2 लगा दिया। इसके बाद ये 4 हो गया, ऑक्सीजन 2 हो गया, समीकरण हमारा बैलेंस हो गया। समीकरण को बैलेंस करते करते भी साथ में चलना है आपको, ठीक है। इसके बाद दूसरा एग्जाम्पल हम लेते हैं पोटेशियम क्लोराइड का। जैसे पोटेशियम क्लोराइड का ले लो, जैसे आपने हाइड्रोक्लोरिक देखा है ना, HCl, ऐसे ही पोटेशियम का जो संकेत होता है K होता है, KCl, ठीक है। जैसे HCl होता है ना, जिस तरह बाइंडिंग HCl की होती है, उसी तरह बाइंडिंग, यानी उसी तरह बंध KCl का भी होता है, ठीक है। क्योंकि पोटेशियम जो है वो हाइड्रोजन के ही परिवार का सदस्य है। आप आगे कक्षा 11 में, या हो सकता है इसी क्लास में कभी कोई आवर्त सारणी पढ़ेंगे, तो आपको पता लगेगा कि हाइड्रोजन और पोटेशियम एक ही ग्रुप के सदस्य हैं। तो यहाँ KCl है। अब KCl भी क्या होता है कि जब इसमें हम, अब KCl क्या है, सोल्यूशन है, ठीक है। KCl क्या है, सोल्यूशन माने विलयन मान लो, ठीक है। तो उसमें जब हम चार्ज देते हैं, ठीक है, बिजली स्थापित करते हैं, तब पोटेशियम हमारा क्या हो जाता है, अलग हो जाता है, और Cl क्या हो जाता है, अलग हो जाता है। Cl क्या है, क्लोराइड, एक गैस है जो कि सिंगल परमाणु में नहीं पाई जाती, डबल में पाई जाती है। तो इसको बैलेंस करने के लिए हमने 2KCl लिख दिया। ये समीकरण बैलेंस करने के लिए ही लिखा गया है, इसका और कोई मतलब नहीं, ठीक। तो मेरा ख्याल है कि तीनों प्रकार के थर्मल डिकम्पोजिशन, यानी उष्मीय वियोजन जो ऊष्मा के द्वारा टूटते हैं, ठीक, फोटो डिकम्पोजिशन प्रकाश के द्वारा विघटित होते हैं, और इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन यानी विद्युत विघटन जो विद्युत ऊर्जा स्थापित करने पर विघटित होते हैं, टूटते हैं। विघटन माने टूटना, ठीक है, विघटन माने टूटना, टूटते हैं। फिर इन 3 प्रकार के रिएक्शन को बताया गया। इसके बाद संयोजन और वियोजन के अलावा जो एक महत्वपूर्ण अभिक्रिया और पढ़नी है, वो होती है प्रतिस्थापन, ठीक है। संयोजन, वियोजन और प्रतिस्थापन या डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखिए, प्रतिस्थापन का मतलब होता है, यहाँ पर स्थापन जो लिखा गया है, इसका मतलब है कि केवल स्थान बदलना है इसमें, ठीक है। केवल क्या करना है, स्थान बदलना है।
जैसे मान लिया जाए कि हमारे पास कोई प्रोडक्ट था ABC या रिएक्टेंट, मान लो हमारे पास एक रिएक्टेंट है ABC, ठीक है। और अब रिएक्शन होने के बाद, रिएक्शन कैसे भी करा सकते हो, उसमें भी करवा सकते हो, फोटो वाला भी करवा सकते हो, कुछ भी करवा दो आप, ठीक है। अब इसमें क्या होगा कि ACB हो गया। अब यहाँ पर जो B का स्थान है वो क्या हुआ, बदल गया। B का स्थान बदल गया। तो B का भी बदल सकता है, C का, A का, किसी का भी बदल जाएगा। तो इसी को हम कहते हैं प्रतिस्थापन अभिक्रिया या डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो कोई भी अभिक्रिया होती है उसमें डिस्प्लेसमेंट तो होता ही है, बिना डिस्प्लेसमेंट की कोई अभिक्रिया जनरली नहीं हो सकती। चलिए इसके एक उदाहरण देते हैं आपको। जैसे मान लिया जाए लोहा है और कॉपर सल्फेट, ये CuSO4 कॉपर सल्फेट है और Fe, ठीक है, Fe है और कॉपर सल्फेट। तो एक रिएक्टेंट हमारा ये हो गया, दूसरा रिएक्टेंट हमारा ये हो गया, ठीक है। अब यहाँ रिएक्शन हो रहा है, कैसे भी रिएक्शन हो सकता है, मान लो रिएक्शन हो गया। तो अब क्या होगा कि Fe का जो पोजीशन, Fe की जो पोजीशन है वो CO के पोजीशन से यानी कॉपर के पोजीशन से डिस्प्लेस्ड हो जाएगी। इसी को हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। मतलब जो कॉपर का स्थान था वो किसने ले लिया, Fe ने। Fe माने आयरन ने ले लिया। कॉपर का स्थान किसने ले लिया, आयरन ने ले लिया। और कॉपर क्या किया, बाहर निकाल दिया, जैसा कि Fe था। माने Fe अपने स्थान पर कॉपर को ले लेता है और कॉपर का स्थान खुद ले लेता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो सल्फेट है, सल्फेट से अभी क्या जुड़ा हुआ था, कॉपर जुड़ा हुआ था। रिएक्शन होने के बाद कौन जुड़ गया, लोहा जुड़ गया। तो ये हो गया हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यानी प्रतिस्थापन अभिक्रिया। अच्छा, इसको भी दो भागों में बांटा गया है, मतलब इसके भी दो प्रकार बताए गए। एक प्रकार बताया गया है सिंगल डिस्प्लेसमेंट, और ये वाला सिंगल वाला ही है आपका सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक। और दूसरा जो प्रकार है सेकेंडरी वाला, उसे कहते हैं हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो सिंगल वाला एग्जाम्पल आप जान भी गए हैं, ठीक है, जनरली यही एग्जाम्पल है। कुछ भी हो सकता है भाई, यहाँ पर जैसे मान लो Cu है और ZnSO4 है, जिंक सल्फेट है। तो अब Cu आकर के Zn को रिप्लेस कर देगा। अब CuSO4 हो गया, फिर Zn को बाहर निकाल दिया, तो ये डिस्प्लेसमेंट ही हुआ। मतलब एक जैसे मान लिया जाए हमारे पास एक ये पेन है, पेन की कैप यहाँ है, उठ करके यहाँ लग जाती, बस इसी को हम डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन कह देते हैं। वही रिएक्शन में समझाया जा रहा है। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या है, ठीक है, डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या है कि जैसे मान लिया जाए कि हमारे पास ये पेन है, ठीक है। अब यहाँ हमारे पास एक रेड कलर की कैप लगी है, एक ब्लैक कलर की कैप लगी है। रेड वाला उठ के ब्लैक के पास जाता है, ब्लैक वाला उठ के रेड के पास आता है। अब ये होगा डबल डिस्प्लेसमेंट। आइए हम देखते हैं कैसे। AgNO3 और KCl, यानी KCl के बारे में आप पहले परिचित होंगे, पोटेशियम क्लोराइड है ये, और AgNO3 माने सिल्वर नाइट्रेट है, ठीक है। तो आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं सिल्वर नाइट्रेट और पोटेशियम क्लोराइड। अब इसमें क्या होगा, इसमें होगा कि देखिए AgCl, Ag यहाँ से निकल गया, Cl यहाँ से निकल गया, ठीक है, AgCl हो गया। तो K को रिप्लेस किया,
किसने, एजी ने। अब AgCl हो गया ना, तो एक डिस्प्लेसमेंट तो ये हो गया, और दूसरा डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है, जैसे आपको दूसरा डिस्प्लेसमेंट हो रहा है पोटेशियम नाइट्रेट का, KNO3 का, ठीक है, KNO3। तो अभी आप इसमें देखिए कि AgCl से जुड़ रहा है, Ag तो चला गया Cl के पास, AgCl हो गया, ठीक है। इसके अलावा पोटेशियम किससे जुड़ रहा है, नाइट्रेट से जुड़ रहा है, तो यहाँ पर हमें पोटेशियम नाइट्रेट यानी KNO3 भी मिल गया। तो ये हुआ हमारा डबल डिस्प्लेसमेंट। हमारे डिस्प्लेसमेंट जो हो रहा है, विस्थापन जो हो रहा है, केवल एक रिएक्टेंट का नहीं हो रहा है, बल्कि दोनों रिएक्टेंट के कुछ ना कुछ पार्ट का हो रहा है। अब चाहे आप K का डिस्प्लेसमेंट मान लो, चाहे Cl का डिस्प्लेसमेंट Ag से मान लो, ठीक है, बाकी डिस्प्लेसमेंट हो ही रहा है, ठीक है। और यहाँ पर इसका मतलब ये नहीं कि आपको दो प्रोडक्ट यानी दो रिएक्टेंट दिए गए हैं तो दो ही प्रोडक्ट मिलेंगे। प्रोडक्ट आपको कई सारे नंबरों में मिल सकते हैं या दो से अधिक मिल सकते हैं, ठीक है। इसी को हमने सिंगल डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट कहा है। इतना नहीं, ठीक है। तो तीसरी क्रिया जो प्रतिस्थापन की थी वो भी आप जान चुके हैं, पहले संयोजन, वियोजन, प्रतिस्थापन, 3 आप जान चुके हैं। चौथी जो क्रिया है वो आपकी है ऊष्मीय ऊर्जा के आधार पर है, इसे हम ऊष्माशोषी और ऊष्माक्षेपी कहते हैं, ठीक है। ऊष्माशोषी और ऊष्माक्षेपीय क्रियाएं ऊष्माक्षेपीय क्रियाएं ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी कहते हैं। देखिए, जब कोई भी रिएक्शन होता है तो हम उसे कोई ना कोई एनर्जी देते हैं तभी वो रिएक्शन होता है। जैसा कि आप पहले से पढ़ चुके हैं, पहले से जानते हैं कि अगर कोई रिएक्शन होना हो, जैसे मान लिया जाए आपको पानी में नमक ही घोलना है, तो क्या करेंगे आप, कोई ना कोई एनर्जी देंगे, उस एनर्जी का नाम होता है काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। लेकिन यहाँ पर बात हो रही है ऊष्मीय एनर्जी यानी हीट एनर्जी की। तो जब हीट एनर्जी दी जाती है किसी अभिक्रिया को, किसी रिएक्शन को करने के लिए, या किसी रिएक्शन को करने के लिए अगर हीट की जरूरत होती है, उष्मा की जरूरत होती है, तो उसे हम कहते हैं ऊष्माशोषी अभिक्रिया। क्या, ऊष्माशोषी अभिक्रिया। और ठीक इसके उल्टे कुछ अभिक्रियाएं ऐसी भी होती हैं कि जो अभिक्रिया खुद तो हो रही है, साथ में हमें भी उष्मा दे रही है। क्या, उष्मा दे रही है, उसे हम कहते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपी मतलब उष्मा को निकालना, ऊष्माशोषी मतलब उष्मा को सोखना, एब्जॉर्ब करना, यानी जिसको हम उष्मा देंगे अभिक्रिया होने के लिए, ऊष्माशोषी। जो हमें उल्टा उष्मा दे दे वो क्या है, ऊष्माक्षेपी। जैसे मान लिया जाए, एक एग्जाम्पल आप लें, आपको एक बर्तन में पानी है और चीनी है आपके पास, ठीक है। आपको चीनी गलाना है पानी में। एक टाइम आएगा जब चीनी घुलना पानी में बंद हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि अब आप उसकी संरचना पढ़ेंगे तो आप थोड़ा विस्तार से है, तो थोड़ा संक्षिप्त में समझ लीजिए आप, ठीक है, कि एक टाइम आएगा कि जब चीनी घुलना पानी में बंद हो जाएगा, लेकिन आप जब उसे गर्म करते हैं तो और चीनी घुल जाती है। जैसे हमारे चाशनी बनाया जाता है ना, तो उसमें क्या करते हैं, गर्म करके चीनी को घोलते हैं। गर्म करने से क्या होगा कि एक रिएक्शन हुआ ना, जैसे हमें तीसरा प्रकार का सब्सटेंस मिल गया, तीसरा मतलब शरबत मिल गया हमें, ठीक है, चीनी और पानी का घोल मिल गया। तो चीनी और पानी को घोल पाने के लिए हमने क्या किया, उष्मा दिया, किसको, पानी को और चीनी को, तब ये क्या हो गया, ऊष्माशोषी अभिक्रिया हो गई। और इसके ठीक उल्टे अगर कोई हमको उष्मा दे दे तब वो क्या हो जाता है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। जैसे आपने चूने का पत्थर देखा होगा, चूने का पत्थर मतलब एक
सफ़ेद सफ़ेद होता है, पत्थर के जैसा, बहुत सॉलिड सा। ठीक है, तो उसको पानी में हम डालते हैं, चूने के पत्थर को पानी में, चूने के पत्थर को क्या करते हैं, पानी में डालते हैं। पानी में डालने के बाद में वो खुद ही पकने लगता है, हमें उसे अलग से एनर्जी देने की ज़रूरत नहीं होती, वो खुद पकता है और पकने के बाद में वो एनर्जी हीट को प्रोड्यूस करता है। ठीक है, अगर आप उस बर्तन को छुएंगे जिसमें आपने चूने के पत्थर को डाला था पानी में, तो आपका हाथ जल जाएगा, मतलब इतनी ऊर्जा निकालता है, इतनी ऊष्मा निकालता है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हुआ, ये हुआ ऊष्माक्षेपी अपक्रिया। ठीक है, इसके कुछ उदाहरण आप देख सकते हैं। जैसे हम पहले ऊष्माशोषी में हमें क्या जाना है कि हम ऊष्मा देंगे। ठीक है, रिएक्टेंट को ऊष्मा हम देंगे। जैसे नाइट्रोजन है और ऑक्सीजन है। नाइट्रस ऑक्साइड हमको बनाना है, तो हमने क्या जाना भैया, यहाँ पर ना तो नाइट्रोजन अकेले रहता है ना तो ऑक्सीजन अकेले रहता है, तो इसलिए हमने दो लिख दिया, वरना हमें केवल NO लिखना था। लेकिन चूंकि यहाँ रिएक्शन बैलेंस करने के लिए, समीकरण बैलेंस के लिए नाइट्रस ऑक्साइड हमने बनाया है। ठीक है, सॉरी नाइट्रिक ऑक्साइड। तो अब ये क्या हुआ, इसमें हमने ऊर्जा दिया, और ऊर्जा देते हैं तो -45 किलो KCl लिखते हैं, किलो कैलोरी का। ठीक है, अगर यहाँ माइनस का चिन्ह लगा हुआ है तो ये ऊष्माशोषी अपक्रिया है, ऊष्माशोषी अपक्रिया। और अगर यहाँ प्लस लिख दिया जाए तो ये ऊष्माक्षेपी अपक्रिया। ऊष्माक्षेपी मतलब हम ऊष्मा रिएक्टेंट को नहीं देंगे, बल्कि प्रोडक्ट बनने के बाद वो हमें खुद ऊष्मा देगा। जैसे मान लिया जाए आप एक लकड़ी को जलाते हैं, हालांकि ये रासायनिक अपक्रिया तो है नहीं, भौतिक अपक्रिया है, लेकिन आप लकड़ी को जलाते हैं तो वह हमें क्या देती है, ऊष्मा देती है। तो ये अगर भौतिक अपक्रिया की बात करें तो ये भी क्या है, ऊष्माक्षेपी प्रकार की है। ठीक है, तो ऊष्माशोषी आप जानते हैं जिनको हम ऊष्मा देते हैं। जैसे मान लिया जाए गैस नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को मिला करके नाइट्रिक ऑक्साइड बनाने के लिए, ठीक है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाकर नाइट्रिक ऑक्साइड बनाने के लिए हमको 45 किलो कैलोरी देना पड़ा, इसलिए हमने माइनस लिखा है। ठीक है, अब आइए हम ऊष्माक्षेपी के बारे में बात करें। ऊष्माक्षेपी जैसा कि आप पहले से जानते हैं, जो हमें ऊष्मा देगी, इसका एक परफेक्ट उदाहरण आपने देखा होगा कभी न कभी कि चूने के पत्थर को अन्ना देखा हो तो जाकर के बाजार से ले आइए चूने के पत्थर और एक बर्तन में पानी भर के उसमें डाल दीजिएगा, और जब डाल देंगे तो आप देखेंगे कि वो खुद ही खौलने लगता है, पकने लगता है। पकने के बाद में वो बर्तन को भी इतना हीट कर देता है कि अगर आप छुएंगे तो जल जाएंगे। अगर करना हो तो बहुत सावधानी से करिएगा प्रयोग। तो ऊष्माक्षेपी में कार्बन है और ऑक्सीजन है। क्योंकि हमारा ऑक्सीजन अकेले नहीं रहता, कार्बन अकेले रह सकता है, तो दोनों मिलकर के CO2 बनते हैं प्लस 94 किलो कैलोरी ऊर्जा ये हमको देते हैं। ठीक है, कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर के अगर CO2 बनाते हैं तब, यह CO2 बनता कब भैया, CO2 बनता है जब धुआं कहीं निकलता है ना तब, और धुआं निकलेगा तो गर्मी देगा कि नहीं देगा। जैसे मान लिया जाए आप लकड़ी जलाते हैं तो धुआं निकलता है कि नहीं, आपकी मोटरसाइकिल के इंजन से भी धुआं निकलता है ना, धुआं निकलता है तो क्या मतलब हुआ, यहाँ प्लस 94 किलो कैलोरी मतलब ये ऊष्मा देता है। तो जहाँ भी धुआं निकलता है ऊष्मा जनरली वो देता ही है। ठीक है, तो आज का सेशन यही समाप्त होता है, आगे कल